जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। हर रोज़ मैं आपके पास में कोई न कोई वीडियो में इंफॉर्मेशन लेके आता हूं और आपके पास भेजता हूं। आप इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुँचे और ये बात जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री में या हमारे अधिकारी ऊपर हैं जो सेना के अधिकारी साहिबान हैं तो उन तक पहुँचे और वो इस चीज़ को प्रस्तुति करें और हमारे जवानों की और जेसीओज की मांगों को और उनको अच्छी तरह उनके सामने रखें पे कमीशन के सामने, क्योंकि पे कमीशन जो होते हैं वो सिविल के जज साहब होते हैं, उनको इतना उनके सामने बताने सब कुछ होता है, बिना बताए उनके सामने से वो नहीं समझते उस चीज़ को, तो उनके सामने प्रस्तुति करें। तो इसी मेरा मकसद इस वीडियो में यही है। देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर PBOR नहीं लिख करके अगर उनको ये लिखा हुआ है पे कमीशन, 7वें पे कमीशन में लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊंगा उसमें लिखा हुआ, और उसी के कारण जो है हमारे जेसीओ साहब की जो है पेंशन अभी बहुत, जो 7वें पे कमीशन के बाद में जो हमारे जेसीओ साहिबान रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन हमारे जो पुराने जेसीओ साहब हैं 5th पे कमीशन या 6th पे कमीशन में जो रिटायर हुए थे उनसे बहुत कम है। उसका कारण यही है, मैंने अंदाज़ा लगाया है, मैंने स्टडी किया है, मैं आपको इसका लिखा हुआ दिखाता हूँ, पूरा प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ। मैंने स्टडी किया है कि भाई मैं काफ़ी दिमाग लगा कि पेंशन तो जब तनख्वाह तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाह बढ़ रही है, तो ये जो रिटायर आ रहे हैं इनकी पेंशन कम क्यों हो रही है। तो मैंने इसका ये अंदाज़ा लगाया, हो सकता है मेरी स्टडी गलत हो, मैं इसको गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है, मेरा एक मानना है, तो मेरी मानने के कारण में एक सलाह है, वो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है कि जैसे PBOR लिखा गया है ये, और PBOR शब्द आया है 6 पे कमीशन के बाद से और 7th पे कमीशन से पहले। PBOR मुझे पता है, उससे पहले PBOR नहीं होता था, उससे पहले होता था जवान NCO JCO या ऑफिसर जेसीओ ORs, इस प्रकार से लिखा जाता था। लेकिन ये PBOR शब्द जब निकला है तो मेरा कहने का मतलब है PBOR जवान NCO JCO ना लिखा जाए और सभी के अलग अलग काम और जिम्मेवारियों को पे कमीशन के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि हमारे जवान की इतनी जिम्मेवारी हैं वो, और हमारे NCO उनके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतने जवानों के ऊपर इतना NCO हमारा हवलदार है, नायक है, हवलदार है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इतने ज़्यादा NCO और जवानों के ऊपर हमारे जेसीओ साहिबान है एक जो प्लाटून के ऊपर पूरी में है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है। तो इसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए तो सभी रैंक की, सिपाही से लेकर के जेसीओ तक की सभी रैंक की काफ़ी बढ़ोतरी होगी, पेंशन में भी और पे में भी। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हमने ऐसा 5th पे कमीशन के सदस्यों के सामने जवान NCO जेसीओ की जिम्मेवारियों का अलग अलग डेमो दिया था, और ये हमारे जिस यूनिट में, जिस कोर जिस सेना में मैं था उसके काम के अनुसार हमने डेमो दिया था, और वो सदस्य आए थे और हमारे अधिकारी साहिबान, हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहिबान, हमारे उससे बड़े अधिकारी साहिबान और ये सारे हमारे जेसीओ साहिबान वहाँ पर खड़े हुए थे। और उस डेमो में मैं खुद उस समय जो था मैं NCO था, और उस समय जो ये डेमो दिया गया था 5th पे कमीशन से सदस्यों के सामने, और उनको समझाया गया था हमारे अधिकारी साहिबानों ने कि भाई ये जो NCO है, हवलदार है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये और ये जो जवान है ये काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर जो जेसीओ साहिबान है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो नोट करके ले गए थे पूरा, और उसके बहुत अच्छे शानदार परिणाम निकले थे, क्योंकि उस समय जेसीओ को अच्छा स्टैंडर्ड दिया गया था, NCO को भी, और आपको पता है कि उसके बाद जो भी जेसीओ रिटायर हुए हैं उनको उस समय पेंशन भी अच्छी दी जाती थी। बाद में ये कहाँ से कैसे हुआ कि पेंशन बहुत जेसीओ साहब की कम हो गई है 7th पे में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और साथ में दिखाऊंगा कि अभी जो है ये जो हमारे कर्मचारी संघ हैं उनके बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा मिनिमम फैक्टर जो है 2.86 माना है हमने, इससे नीचे हम मांग नहीं करेंगे किसी भी हालत में। तो मैं 2.86 के अनुसार हमारी जो कितनी बनती है सिपाही से लेकर कैप्टन साहब तक, ऑनरेरी कैप्टन साहब तक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पे नंबर 1 से लेकर 10 तक, पे लेवल 1 से लेकर 10 तक। तो ये देखो, अभी अब सवाल ये है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ में, ये है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर ये 2016 का रिपोर्ट है, इस 7th CPC, ये मैंने मार्क किया हुआ 7th CPC है। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा मैं समय बर्बाद आपका नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखो 7th CPC का है, यहाँ पर यह शब्द आया है, यहाँ पर यह शब्द लिखा हुआ है। इससे पहले लिखा जाने लगा था हमारे उसमें, तो ये लिखा गया है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, PBOR। यहाँ पर जवान NCO JCO खत्म, मतलब को एक ही कैटेगरी बना दिया है, PBOR। अब जब ये एक कैटेगरी लिखी गई है तो उन्होंने इनको समझ लिया कि भाई सेना के अंदर तो सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, एक ऑफिसर साहिबान और दूसरे PBOR, जो ऑफिसर बिलो ऑफिसर रैंक। ये तो ऑफिसर, तो अगर इसी को हम लिखते जवान NCO नॉन कमीशन ऑफिसर, JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर है ना, जूनियर कमीशन है ना वो, तो अगर उस प्रकार से वो लिखते तो उनके भी दिमाग में ये आता कि भाई ज़रूरी है ये एक अलग कैटेगरी है और इनकी अलग फैक्ट लगना चाहिए और इनके लिए अच्छे से वो होना चाहिए। तो मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया है कि जब से ये PBOR हुआ है तब से जो है JCO का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। और आपको पता होना चाहिए, ये जो फैक्टर देखो, अब ये जो फैक्टर हैं यहाँ पर लगा है, अब ये 2.57 ये ऑफिसर साहिबान का, उसके बाद 2.62, 2.67, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि ऑफिसर साहिबान जो पढ़ लिख करके आते हैं, अच्छा कमीशन लेकर के आते हैं उसमें वहाँ पर, तो उनको होना भी चाहिए। नहीं तो ऑफिसर साहिबान ऑफिसर बनने के लिए कोई आएगा नहीं सेना में, तो उनको मिलना भी चाहिए। जैसे जैसे ऊपर उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है उस प्रकार से उनका स्टैंडर्ड के अनुसार स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होता है, उसके अनुसार उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि ये भी जो कैटेगरी है ना, जवान NCO JCO में अगर 3 में बांट दिया जाए ना, तो पे कमीशन को इनमें ये फैक्टर को यहाँ से बढ़ाएगा, यहाँ देगा, तो ये फैक्टर और ऊपर चला जाएगा, ये इस प्रकार से ऊपर फैक्टर चला जाएगा और इसमें सिपाही से लेकर के NCO JCO जवान ऑफिसर साहिबान सब की तनख्वाह बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब JCO की तनख्वाही मान लो अभी जैसे अभी हो रहा है 2 OROP में हुआ है, JCO की तनख्वाह कम होती जा रही है और थोड़ी बहुत नीचे से थोड़ी बहुत तनख्वाह ऊपर बढ़ी है, थोड़ी बहुत ही बढ़ी, ज़्यादा मतलब जितनी बढ़ी है। लेकिन मान लो ये बराबर ही हो गई तो कौन JCO बनना चाहेगा? और जब सेना में JCO बनना ही नहीं चाहेगा कोई, तो ऑटोमेटिक जो है नीचे से जो है मोराल डाउन होता चला जाएगा। क्योंकि रैंक जो दिए गए सेना में इतने इसीलिए दिए गए हैं कि जब जो है रैंक एक क्या है, नैतिक मोराल, मोटिवेशन, प्रेरणा देते हैं। वो किस चीज़ की प्रेरणा देते हैं कि आज मैं सिपाही हूँ, कल मेरे को लेसनागी लगेगी मैं अच्छा काम करूँ, उसके बाद सोचेगा मैं नायक बनूंगा, अभी मैं अच्छा काम करता हूँ और उसके अंदर एक तंदुरुस्ती आएगी, खुशी आएगी, परिवार वालों को घर वालों को लिखेगा मैं नायक बन गया हूँ। नायक सोचेगा मैं हौलदार बनता हूँ, जब हौलदार बनेगा तो बनने से पहले भी कई साल तक उसकी आशा में खुशी रहती है और बनने के बाद में भी उसके अंदर उत्साह रहता है, नया नया अच्छे से मोटिवेट से काम करता है। उसके बाद हौलदार जो है JCO बनने के लिए बहुत खुश होता है और जब बन जाता है तो कई साल तक उसमें रहता है। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर, तो अगर मान लो जब उनका बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट, उनको तनख्वाह का बेनिफिट, पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो नहीं बनना चाहेंगे तो जरूर बात है ऑटोमेटिक मोराल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस पे कमीशन के अंदर JCO NCO की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए पे कमीशन के सामने कि इनकी ये जो जिम्मेवारी है और उनको ये तनख्वाह मिलनी चाहिए और अच्छी इनकी पेंशन होनी चाहिए, ताकि सेना का जो मोराल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा बना रहे और हमारी सेना जो है और दिन रात उन्नति करती रहे और अच्छी सेना बनी रहे डिसिप्लिन की। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये, और मुझे पता है सेना ने इसीलिए जो है ये जो प्रेस नोट निकाला है कि भाई हमारा JCO जो है वो है कमीशन ऑफिसर है, अधिकारी है हमारा JCO, तो इसीलिए निकाला गया पे कमीशन से पहले कि भाई JCO को कमीशन ऑफिसर अधिकारी उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, पे कमीशन के सदस्यों के सामने। और तो जब कमीशन ऑफिसर अधिकारी प्रस्तुत किया जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है उनका लेवल बढ़ जाएगा। वो लेवल में दिखाता हूँ कैसे बढ़ेगा आपको, ऑटोमेटिक उनका लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि जो है ये जो है गजेटेड ऑफिसर जब उनको प्रस्तुत किया जाएगा, उनको गजेटेड ऑफिसर, तो सिविल में गजेटेड ऑफिसर जो है मिनिमम जो है वो आता है, गजेटेड ऑफिसर मिनिमम जो है ये 8 में आता है। 7 वाला भी गजेटेड ऑफिसर नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं जब
लगा था तो मैं गजट ऑफिसर था, तो मेरी तनख्वाह थी 49,000 नए पे कमीशन के अनुसार से, 49,500 नए पे कमीशन के अनुसार से मेरी तनख्वाह थी। और मैं सबसे जूनियर गजट ऑफिसर था। मेरे से नीचे वाले जो थे ये गजट ऑफिसर नहीं माने जाते थे। तो हमारे जेसीओ साहब जहाँ सूबेदार साहब इसमें और इसमें आते हैं। तो जब ये गजट ऑफिसर माना जाएगा तो हमारे जो नायब सूबेदार साहब है इस रैंक में आएंगे। जब ये आएंगे तो ऊपर से ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एसएम साहब को बढ़ाना पड़ेगा उनको, और तो इनको बढ़ाना पड़ेगा। और कम से कम इसमें नहीं तो इसमें डालना पड़ेगा उनको, इन 7, 8, 9 भी तो डालना पड़ेगा। तो डालना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है तनख्वाह बढ़ेगी जेसीओ साहिबान की। और जब तनख्वाह बढ़ेगी जेसीओ साहिबान की तो ऑटोमेटिक पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि तनख्वाह के ऊपर पेंशन होती है निर्भर। उसी के अनुसार फिर एमएसपी बढ़ेगी, उसी के अनुसार सारे अलाउंस बढ़ेंगे, उसी के अनुसार सुविधाएँ बढ़ेंगी। तो जब गजट ऑफिसर के अनुसार सुविधाएँ मिलेंगी तो ऑटोमेटिक जो है सारे रैंक सिपाही, नायक, हवलदार सभी जो जेसीओ बनना चाहेंगे, जब ये जेसीओ बनना चाहेंगे तो सेना के अंदर ऑटोमेटिक जो है काम जो है अच्छे ढंग से होगा। हमारे जो ऊपर वाले अधिकारी साहिबान हैं उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी बात है कि अगर किसी को मोटिवेशन देना है तो उसकी तनख्वाह बढ़ाओ, उसकी जिम्मेवारियाँ उसको दे दो, अपने आप करता रहेगा वो। अगर उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो चाहे कितना भी उसको अनुशासन में बनाते रहे, कितना भी उसको डांट फटकारते रहे, उसका मोरल उतना बढ़ेगा नहीं। तो ये एक मोटिवेशन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को करना। और मैं तो अनुरोध करता हूँ हमारे अधिकारी साहिबानों से भी कि जब भी ये पे कमीशन आएगा तो पे कमीशन के सदस्य हर डिपार्टमेंट में जाते हैं, हर जगह वो उनको पता नहीं होता है कि कौन क्या करना है। वो जब सारी रिपोर्ट लेकर के आते हैं तो वो हर एक से पूछते हैं पहले। तो उस समय जो है पीबीआर ना कह करके एनसीओ जवान एनसीओ जेसीओ का प्रस्तुत करना चाहिए और उनकी अलग अलग जिम्मेवारी बतानी चाहिए। और बोला इनको तो इसी प्रकार से फैक्टर लगना चाहिए, इसी प्रकार से इसको सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि जो है सभी की तनख्वाह बढ़े ऊपर तक। और उसके बाद जब ये रैंक ऊपर जाएंगे तो हमारे ऑफिसर साहिबान का भी रैंक ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो सिपाही से लेकर ऑफिसर तक, क्योंकि सिविल के अंदर बहुत पैसा ले रहे हैं लोग और बहुत कम काम का बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। और हमारी सेना के अंदर बहुत ज़्यादा काम का बहुत कम पैसा ले पाते। लेकिन हम क्या है, पैसे के लिए काम नहीं करते, वो बिल्कुल बात है। हम करते हैं देशभक्ति के लिए काम करते हैं, तो देश के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी पीछे परिवार हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है। आजकल प्राइवेट स्कूलों के अंदर 1.25 लाख 2-3 किलो बच्चा अच्छा स्कूल के अंदर ले रहे हैं साल के। अब कहाँ से ले आएंगे? तो इस प्रकार से इनकी तनख्वाह बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग तो तैयार हो गए, हम लोग को तो क्या हमारा कुछ जो मिलेगा उसमें बहुत है। लेकिन क्या है, जो जवान काम कर रहे हैं और वहाँ पर, तो उसके अनुसार उनको होना चाहिए। और इसी प्रकार से हाँ, ये जो पेंशनर्स भाई हैं वो ये भी नहीं सोचे कि हमारे लिए भाई उनकी बढ़ेगी तो अपने आप वो आरपीएम में आप लोग की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, अब मैं बता रहा हूँ कि जो है ये जो 2.86 जो फैक्टर रखा हुआ है, ये अभी मांग की है कि उन्होंने, ये जो है कर्मचारी संघ के जो बहुत नेता हैं उन्होंने मांग की है कि भाई हमें 2.86 फैक्टर से नीचे का कोई भी एक्सेप्ट नहीं है। तो जब उनको 2.86 फैक्टर देंगे, जरूरी बात है हमारे को भी देंगे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर 2.86 फैक्टर हमारे को कम से कम नीचे भी मिलता है तब भी ये कितनी बढ़ती है थोड़ा सा, तो मैंने कैलकुलेट किया है। ये मैंने पेन से अपने हाथ से लिखा है जल्दी में, तो हैंड राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपको। तो इसलिए क्या है, देखो पे लेवल 1 है, पे लेवल 1 का जो है अभी 18,000 है। अब इस पर 30% DA जो है उस समय तक पहुँचा था, एक्सपेक्टेड है ये। तो ये DA लगा कर बन जाती है 29,340 और 2.86 से बनती है 51,480, तो बढ़ेगी 22,140। और इसी प्रकार से जो है ये है 2.8 नंबर 2 के लिए है 19,900। तो 19,900 के लिए जो है ये DA लग करके बनता है 12,537 और टोटल हो जाएगा 32,540। और ये 8th CPC में बनेगी 56,914, बढ़ेगी 22,477। जो सिपाही हमारा यहाँ से आता है तो हम यहाँ से देखते हैं 31,700 बेसिक है उनकी अभी CPC में, और उसमें DA लगेगा तो 13,671 ये हो जाएगी 35,371, तो ऑटोमेटिक CPC में बढ़ी जाएगी। और उसके बाद जो है 8th CPC में जो है ये बन रही है 62,062 और बढ़ोतरी हो रही है 26,641 की। इसी प्रकार से नायक है हमारा अभी जो है 25,500 है और उसमें DA लग करके
63%, 16,065 बन जाएगी। और टोटल जो है उस समय तक पेंशन हो जाएगी उनकी 41,565। और 8 CPC में बन रही है इसके हिसाब से 72,930, तो 31,365 की बढ़ोतरी हो रही है। और जो हवलदार लेवल 5 में आता है उसकी है 29,200, और जो ये है उसका DA लग करके 18,396, और बढ़ोतरी हो रही है 46,500, 47,500 टोटल बन रही है उस समय। और ये उस समय हो जाएगी 83,512, और बढ़ोतरी हो जाएगी 35,916 की। नायक हैं, नायक सुधार हैं जो 35,400 हैं। DA लग करके इनको बन जाता है 57,702, ये तो 7 CPC की है। और जो उस समय बनेगी 8 CPC में 1,01,244, और टोटल बन रही है 43,542 की बढ़ोतरी जो है। और सूबेदार साहब जो अभी 7th में आते हैं उस समय हो सकता है 8th में चले जाएँ, 9th में चले जाएँ। तो इसमें जो 7th CPC में 7th लेवल में आते हैं, लेवल 7 में, तो ये जो है अभी जो है 28,285 87 DA लग करके 73,287 बन जाएगी। इनकी 8th पे लेवल बन रही है 1,28,414, और टोटल बढ़ोतरी हो रही है 55,227 की। इसी प्रकार से SM साहब हैं पे लेवल 8 में आते हैं, 47,600 है, 29,988 इनका DA लग जाएगा, तो 77,588 तो पहले हो रही है। और उसके अंदर जो है 1,36,136 बन रही है, तो 55,543 की बढ़ोतरी हो रही है। और ये 9th में तो अपना कोई है नहीं, पे लेवल 9 में तो उन पे लेवल 10th में जो है हमारा है, पे लेवल 10 में हमारे लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब हैं 56,100 जो ऑनरी बन जाते हैं। वो 35,343 का DA करके उसमें बन जाती है 91,493 बन जाएगी ऑटोमेटिक। और इनकी बन रही है 1,60,446, बढ़ोतरी हुई 68,953 की। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही है। और ये मैंने इसलिए बताया है कि भाई अभी जो पे कमीशन के सदस्य आएंगे तो सभी से मेरा अनुरोध है कि उनको समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ये मिल जाता है तो ये मिलेगा। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।